Hello students, so welcome to Dr. Dushan's physics classes. Myself Dr. Dushan Pradeep, and you're watching my channel, that is Dr. Dushan's physics classes. So first of all, subscribe the channel, press the bell icon down there for getting all the notifications of the new lectures. कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, ये लेक्चर जो है दैट इज अ कंटिन्यूअस ऑफ द सीरीज ऑफ फॉर द नीट स्टूडेंट्स. So if you are having any trouble finding the links, visit my website. वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के लास्ट में है. एंड ऑल्सो यू कैन सेंड मी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर नीट फिजिक्स एट माई email that is also mentioned at the last of this video. Okay, let's start the lecture. So today we are going to start with a small briefing about the laws of motion. हमने laws of motion काफ़ी पढ़े हुए हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं from the 9th. Basically हमने start किया with the statements and all the proofs of that. So we are having certain terms related to that. That is inertia. So inertia क्या है? Inertia that is a property of a body. किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है. रेजिस्ट क्या करती है? चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, दैट इज इनर्शिया. सो ये यूनिफॉर्म मोशन में मोस्टली स्टडी किया जाता है व्हेन द बॉडी इज मोस्टली मूविंग इन द straight line motion. Okay, and that is also the property of a body when there is an absence of what? External force. Done. That is inertia. And there is another term that is related to actually the motion of the body, and that is momentum. So momentum एक basic property है of a body that is executing certain motion. So momentum क्या है? The property of a body during its motion, and the physical value, if we are representing momentum with P, the physical value will be mass into velocity. Done. Mass into velocity इसका एक physical expression है, mathematical expression है. तो देखते हैं इसका units क्या है. Units that is kilogram meter per second. और इन units के बेस पे इसका जो फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, that is mass m1 l1 t minus 1, that can easily be derived from the unit also. So kilogram, that is the unit of mass, so mass के लिए m1 आ जाएगा, meter l1, second t minus 1. Done. So ये आपका आ गया momentum. अब चलते हैं न्यूटन्स के लॉज की तरफ. न्यूटन के लॉज हमें पता है कितने होते हैं. 3 लॉज होते हैं. पहला लॉ हमें देता है भाई यही जो ऊपर पड़ी हुई दो प्रॉपर्टीज हैं. पहला लॉ उसमें से डिफाइन करता है इनर्शिया को, इसीलिए इसके लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जो फर्स्ट टाइम दिया था गलालियो ने. डन. सो फर्स्ट लॉ यही स्टेट करता है कि बॉडी जो है उसकी एक प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है चेंज इन स्टेट. डन. दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ पहले लॉ को ही आगे एक्सटेंड करता है. पहला लॉ में एक और एक्सटेंशन है कि अगर आपको चेंज, इफ यू हैव टू चेंज द स्टेट, यू हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स. फर्स्ट लॉ की एडिशन है कि इनर्शिया उसकी प्रॉपर्टी है, और इफ यू हैव टू रेजिस्ट दैट, यू हैव टू अपोज दैट इनर्शिया, यू हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स. और सेकेंड लॉ गिव्स द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स और स्टेट्स that force is equal to the mass and acceleration produced in that body. अगर उस बॉडी में अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसमें उसका कितना मास है और उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, उन दोनों का प्रोडक्ट. या इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इट इज द रेट ऑफ चेंज. जितना मोमेंटम में चेंज होता है उसका रेट, उसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिएशन जो है, दैट इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ द force. So second law also states that force is the rate of change of momentum. Now third law भी इन्हीं को ही एक्सप्लेन करता है और कहता है forces जो होती हैं वो हमेशा पेयर में होती हैं. पेयर ऑफ व्हाट? पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. कभी भी सिर्फ एक्शन नहीं होता, हमेशा रिएक्शन भी उसके साथ होगा. If you are applying some force, you would experience some force. Done.
जैसे सिंपल एग्जांपल दे दूंगा आपको, एक सर्कुलर मोशन अगर आपके पास है तो सर्कुलर मोशन में अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो या सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे अप्लाई हो रही है ड्यू टू अ बॉडी विच इज मूविंग इन द दैट सर्कुलर मोशन, देन देयर विल बी अ सूडो फोर्स, वहां पे एक सूडो फोर्स होगी जो अपोज करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स को, और उस सूडो फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डन। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट को आप यहां से उठा रहे हो, आपने यहां से इसे लिफ्ट किया, लिफ्ट करते हो तो आपको एक्सपीरियंस होती है एक डाउनवर्ड फोर्स जो ग्रेविटी के कारण आ रही है। आपको लिफ्ट करने के लिए जो फोर्स लगा रहे हो वो कितनी होगी? दैट विल बी इजीली इक्वल टू द फोर्स विच इज एक्टेड अपॉन बाय द अर्थ्स ग्रेविटी। सो यहां पे भी पेयरिंग आ रही है। इफ यू आर गोइंग टू पंच, अगर आप पंच करते हो, एक वॉल के ऊपर पंच करते हो, यू वुड ऑल्सो एक्सपीरियंस सम थ्रस्ट फ्रॉम दैट, वहां से आपको हिट लगेगा, हर्ट होगा, यू आर गोइंग टू हर्ट ड्यू टू दैट रिएक्शन। सो ये थे आपके न्यूटन के 3 लॉज। डन। अब आप इन न्यूटन के 3 लॉज को अच्छे से समझ लो। अब यहां पे टर्म्स जो आती है, कुछ और टर्म्स आपके पास आ रही हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज इंपल्स। इंपल्स क्या है? व्हेन, जब आपके पास एक फोर्स अप्लाई करते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हो फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे यू आर हैविंग अ बॉल, जो बॉल है आपको हिट बाय अ बैट्समैन विद द बैट एंड यू हैव टू कैच इट। डन। if you want to catch it, that force is coming to you along with that ball, that is very high, that value is very large. आपके पास ये बॉल आ रहा है, आपने इसको कैच करना है, इस बॉल की फोर्स बहुत ज्यादा है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि जब आपके हाथ में आता है तो ये बहुत ही कम टाइम के लिए आपके पास रहता है। डन। तो उस समय फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, दैट इज नाउन एज एन इंपल्स, दैट इज नाउन एज एन इंपल्स। इंपल्स कहते हैं उसे। और इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जो है आपका दैट इज dp by dt फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम dt। तो जो आपका I है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो कारण आपके पास जो इंपल्स है, इंपल्स फोर्स इनटू टाइम भी है, इंपल्स चेंज ऑफ मोमेंटम भी है, और इसकी इस स्टेटमेंट को इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। और अगर आप इसको अच्छी तरह से वेरिएबल फोर्सेस के लिए लिखना चाहते हो, यू कैन सिंपली राइट इट डाउन एज लाइक दिस। सो दिस इज गोइंग टू बी I, दैट इज अ वेक्टर, दैट इज f dt। सो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाती है इंपल्स की, जब आपके पास फोर्सेस जो होती हैं वो वेरिएबल हों। ये बात समझ आ रही है आपके पास? चलिए, अब हमारे पास क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट। अब आ गया आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मोमेंटम, कंजर्वेशन क्या होता है? जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं हम, वो फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व है, मतलब उसका नेट अमाउंट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, दैट ऑलवेज रिमेन्स constant। Means if you're talking about momentum, that means change in momentum is zero. Change in momentum is zero, means momentum is constant। momentum क्या है भाई? constant है। और आपको पता है अगर मोमेंटम को p से डिनोट कर रहे हैं तो कांस्टेंट मोमेंटम है, तो dp by dt, इसके डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होती है? 0 होती है। बट मुझे पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो फोर्स होता है, दैट इज dp by dt, दैट इज गोइंग टू बी 0। तो अगर आपके पास मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम चेंज नहीं होता, तो उस बॉडी की, उस सिस्टम के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स वो क्या होगी? 0 होगी। नेट फोर्स विल बी 0 ऑन दैट सिस्टम इफ टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। चलिए, ये कंसेप्ट आ गया। अब आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट है टेंशन का। भाई टेंशन भी फोर्स ही है, टेंशन इज ऑल्सो अ फोर्स। और
कब आती है? ये आती है दैट इज एक्सर्टेड टू सम थ्रेड, थ्रेड कह सकते हो, स्ट्रिंग कह सकते हो, रोप कह सकते हो, ठीक है। व्हेन one end of are both the ends of these bodies, these objects are tied to certain other object. Done. चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये है स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के इस एंड पे आपने लगा दिया मास और इसे क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया यहां। अब इस मास में क्या लग रहा है, डाउनवर्ड वेट लग रहा है। इस डाउनवर्ड वेट के कारण आपकी ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सपीरियंस करेगी एक टेंशन इन द अपोजिट डायरेक्शन, टेंशन अप करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो टेंशन क्या है, वो खिंचाव है, वो खिंचाव है। किसके कारण? जैसे ही आपने इसके साथ इस वेट को सस्पेंड किया, लटकाया, तो वेट नीचे की तरफ जाएगा, अर्थ की तरफ जाएगा, तो उसके कारण जो खिंचाव आपके धागे में, रोप में, आपके थ्रेड में आ गया है, दैट इज योर टेंशन एंड दैट रिप्रेजेंटेड बाय द टी हियर। डन। अब अगर आपके पास बॉडीज हो कनेक्टेड, मींस आपके पास है ऑब्जेक्ट्स, देखिए ध्यान से देखना इसको, दो ऑब्जेक्ट, ये तीन ऑब्जेक्ट। डन। पहले वाला ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है इसका मास है भाई m1, सेकेंड का मास है m2, थर्ड का मास है m3। डन। आपने ये तीनों जो है वो सेम सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं। डन। सरफेस इज सेम, आपने टेबल पे रखे हुए हैं, आपने ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग पे रखे हुए हैं, व्हाटएवर इट इज। अब आपने फर्स्ट वाले को, अच्छा सेकेंड थिंग, ऑल दीज थ्री ऑब्जेक्ट्स दे आर अटैच्ड टू वन अनदर, they are attached to one another, so these are what, these are your connected bodies या connected masses। तो यहां पे देखना, इनमें आपने क्या देखना है, मोशन, मोशन देखना है, मतलब वैल्यू निकालनी है भाई एक्सेलरेशन की, ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो। अब हमने क्या किया, इन तीनों को हमने एक दूसरे से स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, एक स्ट्रिंग से, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग से m1 m2 को भी किया हुआ है और m2 m3 को भी किया हुआ है। अब मैंने क्या किया, m1 को लगाई टेंशन T1, m1 को लगाई टेंशन T1। अब जैसे T1 से मैंने m1 को खींचा, अब m1 से वो टेंशन पास हो जाएगी m2 को और टेंशन लगेगी m2 पे T2। इसी तरह ये टेंशन पास हो जाएगी T3 पे। सबसे ज्यादा फोर्स, सबसे ज्यादा टेंशन जो है वो सबसे पहले जो टेंशन है वो किस पे लगेगी, m1 पे, फिर पास होगी m2 पे, फिर पास होगी m3 पे। अब जो यहां पे कनेक्टेड है, ध्यान रहे ये सरफेस है, दैट सरफेस हियर दैट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, ताकि कोई एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो एक्ट ना करे। उस केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द सिस्टम, ध्यान रहे पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहां सिस्टम कौन है, यहां पे सिस्टम कंप्राइज करता है तीनों मासेस का, 3 मासेस। तो उस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, ध्यान रहे एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास, फोर्स जो लगाई गई है, अप्लाइड हुई है, दैट इज T1, और मासेस कौन है, m1 प्लस m2 प्लस m3। तो एक्सेलरेशन हो गई अप्लाइड फोर्स अपॉन द टोटल मास विच इज एक्सपीरियंसिंग दैट पार्ट ऑफ फोर्स, उस फोर्स का हिस्सा। डन। अब अगर ये तो हो गई, ये किसके लिए एक्सेलरेशन हो गई, एक्सेलरेशन फॉर द सिस्टम। अब दूसरी बात करें कि टेंशन जो है अगर आपको निकालनी हो m1 एंड m2 में, किस में निकालनी है, m1 एंड m2 में अगर आपको टेंशन निकालने को आ जाए तो उसके लिए आपके पास टेंशन हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी। अब m1 m2 पे जो फोर्स है वो लगी है T2, ध्यान रहे m1 ने फोर्स अब कितनी लगाई है, T2, तो एक्सेलरेशन फोर्स हो गई T2। अब मास कितना है T2 से पीछे, m2 प्लस m3। देखिए T1 फोर्स जो लग रही है वो तीनों पे लग रही है, T2 लग रही है m2 और m3 पे, और T3 लग रही है सिर्फ m3 पे। तो एक्सेलरेशन जो है वो किस में जो प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज T2 अपॉन m2
m3। और अगर सिंगल लास्ट वाला केस लिया जाए दैट इज t3 अपॉन m3। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। बात समझ आ रही है आपको? तो इस तरह से यहां से आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो, अच्छी तरह से t1 t2 की वैल्यूज निकाल सकते हो। सो यहां पे आपके पास रिलेशन बन सकते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? ये था आपके पास एक केस। अब कई बार आपके पास नीट में क्वेश्चन आया था, लास्ट टाइम भी एक सेट में आपके पास एक क्वेश्चन आया है कि अगर आपके पास एक चेन या कोई एक रोप है, आपके पास क्या है, रोप है, आप उसे पुल कर रहे हो। सो यू आर गोइंग टू पुल, आर पुलिंग ऑफ रोप और अ चेन, चेन को या रोप को पुल कर रहे हो। सो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, सो यहां पे आपके पास एक रोप है, इस रोप को आपने क्या किया, पुल किया। ठीक है, इस रोप को, रोप क्या है, ए बी, इस रोप पे आपने एक फोर्स लगाई है एफ इस तरफ से, जिसके कारण इसमें एक टेंशन आ जाएगी। डन। अब चलिए देखते हैं, अब इसकी टोटल लेंथ है एल, टोटल लेंथ कितनी है, एल लेंथ है। ठीक है, और इस पे फोर्स अप्लाइड हो रही है, फोर्स एफ, द टेंशन। अब चेन में आपको निकालने के लिए बोला जाता है भाई पॉइंट सी के ऊपर कितनी टेंशन है वो आपने निकालनी है, और सी जो है, सी उस पॉइंट से, पॉइंट कौन सा, उस पॉइंट से जिसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है उससे एक्स डिस्टेंस पे है। तो ध्यान रहे क्या केस है आपके पास, यू आर हैविंग अ चेन और अ रोप ए बी। डन। ए बी की लेंथ है एल, और ए बी के बी एंड पे, कौन से वाले एंड पे, बी वाले एंड पे आपने लगाई फोर्स एफ। डन। इस बी से सी का डिस्टेंस है एक्स, आपने नोट करना है कि एक्स डिस्टेंस या सी पॉइंट के ऊपर कितनी आपकी क्या लग रही है, आपके पास लग रही है टेंशन। आपने टेंशन निकालनी है एट पॉइंट सी। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है आपको निकालनी पड़ेगी लीनियर डेंसिटी। क्या निकालनी पड़ेगी, लीनियर डेंसिटी। भाई लीनियर डेंसिटी का क्या मतलब है, लीनियर डेंसिटी मतलब लैम्डा से डिनोट करते हैं, दैट इज मास अपॉन लेंथ। m टोटल मास है, m ले लेते हैं, और लेंथ आपकी l आ गई, तो लैम्डा आपका निकल गया। अब आपको मास चाहिए उसका जो पीछे छूट गया है। आपने सी पे तो लगा दी, बट सी से पीछे कौन है, AC। तो मास जो आपका आ गया, मास ऑफ AC लेंथ, मास ऑफ AC लेंथ कितना आ गया, m मान के चलते हैं। टोटल भाई पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, और लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है l, BC कितनी है x, तो l माइनस एक्स। टोटल लेंथ कितनी है l, l में से ये वाली x निकाल दो, पीछे जो AC है वो बन गया l माइनस एक्स, तो मास बन गया आपका लैम्डा इंटू l माइनस एक्स। अब एक्सेलरेशन देखो कितनी है, एक्सेलरेशन हो गई फोर्स अपॉन मास, टोटल की, सिस्टम की। अब रोप की आपने जब निकालोगे, टेंशन निकालोगे, दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि जितनी रोप में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसी आपके उस AC और AB किसी भी हिस्से को ले लो, सब में एक्सेलरेशन सेम रहेगी, सब में एक्सेलरेशन सेम रहेगी, सिर्फ टेंशन जो है वो डिपेंड करेगी भाई मासेस क्या है। तो एक्सेलरेशन सब में सेम रहेगी, तो पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन मैंने निकाल ली, वो फोर्स अपॉन मास है। अब टेंशन की बात करते हैं, टेंशन हो गया मास, जो आप जिसे चाहते हो, जो हिस्सा आपके पास है, इनटू एक्सेलरेशन। अब मास इनटू एफ अपॉन एम आ गया। ठीक है, और मास की वैल्यू कितनी है, अभी हमने ऊपर निकाली, लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स इंटू एफ अपॉन एम, लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स इंटू एफ अपॉन एम। चलिए ये टी आ गया, और टी की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा क्या था, लैम्डा की वैल्यू भी डाल दीजिए, एम अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू एफ अपॉन एम। चलिए भाई आपकी फाइनल एक्सप्रेशन बन गई, टेंशन जो है आपकी, हैंस टेंशन टी
इक्वल टू एम कट गया, दैट इज फोर्स अपॉन लेंथ इंटू लेंथ माइनस द पार्ट। तो ये आपकी टेंशन है, एफ अपॉन एल, एल माइनस एक्स। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट, अब एक्स की कोई भी वैल्यू दे दो, एक्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इट इज क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिस पॉइंट पे आपने क्या करना है, पॉइंट पे आपने फोर्स, आपने टेंशन निकालनी है, आपने क्या करना है, टेंशन निकालनी है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। डन। तो ये आपके पास आ गया। तो टेंशन विल बी फोर्स पर यूनिट लेंथ एल माइनस एक्स। ये इस तरह से भाई आप इनकी फोर्सेस निकाल सकते हो अगर आपके पास ऐसा सिस्टम बन जाता है। तो ये भाई आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब एक और टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं जिन्हें हम कहते हैं लिफ्ट वाले केसेस, है ना। जो लिफ्ट आते हैं कि लिफ्ट में आप ट्रेवल कर रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग टू हैव द वेटलेसनेस, ऑल द क्वेश्चन व्हाट विल बी देयर एक्सेलरेशन। सो दैट इज द टॉपिक दैट इज पर्टेनिंग टू द अपरेंट। वो आपके पास आ जाता है अपरेंट वेट इन द लिफ्ट, अपरेंट वेट इन द लिफ्ट, कि लिफ्ट में आपका अपरेंट वेट कितना है। तो ये टॉपिक आपका आ गया, ठीक है। अब भाई आपके पास हम मान के चलते हैं कि आपके साथ सस्पेंड किया हुआ है एक बैलेंस जो है लिफ्ट में, बॉडी ऑफ मास इज बीइंग वेड, ठीक है, उस स्प्रिंग की। लेट द लिफ्ट बी मूविंग विद एन एक्सेलरेशन एफ, एफ जो है वो उसकी एक्सेलरेशन है, या आप एफ के अलावा आप सिंपली ले लो ए जो है वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन किसकी है, ए जो है वो आपकी एक्सेलरेशन है, किसकी, लिफ्ट की। डन। तो अपरेंट वेट जो है, देन द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, जो उस बॉडी उसमें ट्रेवल कर रही है, दैट इज द मास एम, ठीक है। मास एम किसका, उस बॉडी का। ध्यान रहे अपरेंट वेट इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी एंड द डिफरेंस इन द एक्सेलरेशन टू, that is g minus the acceleration of that body। तो वेट किसके, अपरेंट वेट किसके बराबर आ गया, बॉडी का मास इनटू द डिफरेंस ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सी, नंबर वन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड नंबर टू द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। अगर ये केस कब है, जब आपके पास बॉडी जो है वो फॉल कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, फॉल कर रही है। और अगर लिफ्ट राइज कर रही है, अगर क्या कर रही है, लिफ्ट राइज कर रही है, then it is going to be g plus a। then how, when you are going to have a rise of lift, आपके पास क्या हो गया, अगर राइज ऑफ लिफ्ट हो जाता है तो उस केस में अपरेंट वेट किसके बराबर आ जाता है, m इंटू जी प्लस ए। ध्यान रहना इसका कि अपरेंट वेट, अगर एक बॉडी जो कि लिफ्ट में ट्रेवल कर रही है और लिफ्ट नीचे की तरफ फॉल कर रही है, दैट अपरेंट वेट इज द मास ऑफ द बॉडी and the difference of the acceleration due to gravity and the acceleration। और अगर लिफ्ट राइज कर रही है, ऊपर की तरफ चल रही है, then your body mass into the sum of the accelerations। done। and the last one, अगर बॉडी फ्री फॉल कर रही है, क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल करेगी a is equal to m, फॉल कर रही है तो नीचे भी पहले वाला केस g माइनस, जब फ्री फॉल करती है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे हो जाएगा g माइनस जी, तो दैट केस g माइनस जी इज दैट इज इक्वल टू 0। उस समय आपके पास अपरेंट वेट कितना हो जाएगा भाई, अपरेंट वेट हो जाएगा आपका 0। और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वेटलेसनेस। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, वेटलेसनेस। डन। तो ये आपके कुछ केसेस थे जिसमें आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। अब लास्ट जो आपका इसका पार्ट है वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इक्विलिब्रियम। क्योंकि इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन चाहे आपके पास फिजिक्स का टॉपिक हो या केमिस्ट्री का, आपके पास ये जरूर पूछा जाएगा, बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या है, जब आपके पास जो नेट फोर्सेस हैं, नेट फोर्सेस क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। नेट फोर्सेस क्या हो जाती हैं,
जीरो हो जाती हैं, डन, द सिस्टम इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, मींस सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, इक्वेशन इस तरह से पूछी जा सकती है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डन। अब इक्विलिब्रियम में ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि वेलोसिटी जो है सिस्टम की, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम इज आइदर जीरो, इज आइदर जीरो, या तो जीरो होगी मतलब वो रेस्ट पे होगा, और नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, डन। तो v कांस्टेंट हो जाता है, इसीलिए उसमें जो चेंज होती है वो जीरो हो जाती है, डन। अब आपके पास आ गया एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, हमें पता है क्या होता है, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दो किस्म के इक्विलिब्रियम्स होते हैं, ठीक है, तो एक हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा हो गया आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो है सिस्टम जो है सेट टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल तब होगा जब उसे हम डिस्टर्ब करें तो वो वापस अपनी जगह आ जाता है, स्टेबल क्या है, रिटर्न्स टू इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है जब उसे हम डिस्टॉर्ट करें या डिस्टर्ब करें, बट अनस्टेबल में ऐसा नहीं होता, अनस्टेबल के केस में क्या होता है, अगर ये फ्रॉम द अपनी ओरिजिनल स्टेट को छोड़ देता है, नॉट रिटर्न्स, और एक्चुअली ये चला कहां जाता है, ये चला जाता है मोस्टली स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, किस केस में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में मिनिमम होती है, एंड इन अनस्टेबल केस के, और मैक्सिमम होती है कब, अनस्टेबल के केस में। ये दो चीजें आपने नोट करके रखनी है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी अगर डिस्टर्ब की जाए तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी को डिस्टर्ब किया जाए तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं आती है। नंबर 2, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में और मैक्सिमम होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये बात समझ आ गई आपको, तो ये इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है भाई। अब चलिए मैं आपको कुछ इसके क्वेश्चन आपको एक दो सॉल्व करके बता देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। अब पहला क्वेश्चन आपके पास है न्यूमेरिकल, जो आपको मैं यहां पे बता रहा हूं, बड़ा सिंपल सा। अब आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज नॉट एप्लीकेबल टू द रॉकेट। वाह, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल, किसको, नॉट एप्लीकेबल, नॉट ट्रू फॉर व्हाट, नॉट एप्लीकेबल टू रॉकेट, रॉकेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है भाई। पहले हम इक्वेशन ही लिख लेते हैं, पहला उसने कह दिया dp/dt, भाई ये एप्लीकेबल है या नहीं, फिर उसने बोल दिया मास इनटू एक्सेलरेशन है कि नहीं, फिर मास इनटू वेलोसिटी है कि नहीं, पहली ये वाली दो, ये फोर्स के लिए है, ये फोर्स के लिए है, ये मोमेंटम के लिए है, और लास्ट वन है एफ डी टी इज इक्वल टू मोमेंटम। ये लास्ट वाली टर्म आपको दे दी उसने, लास्ट दो टर्म्स जो है वो आपकी मोमेंटम की टर्म है, और पहली जो टर्म, दो टर्म्स है आपकी, वो किसकी है, आपके लिए केसेस आ गए वो आपके फोर्स के केसेस आ गए, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो नॉट एप्लीकेबल, ध्यान से देखिएगा, तीनों आपको दी गई हैं, आपको सारे केसेस आपको दिए गए हैं। अब फोर्स इज इक्वल टू ma है, P इज इक्वल टू mv है, तो कौन कौन से केसेस जो है वो आपके अप्लाइड नहीं होते भाई। सेकेंड वाला, अब देखो यहां पे ये वाला तो है ही गलत, ये वाला आपका अप्लाई नहीं होता, क्यों, क्योंकि भाई ये वाला केस तब अप्लाई होता है व्हेन मास इज कांस्टेंट, मास इज
constant on the acceleration is increasing or decreasing with application of force. But in case of rocket, mass keeps on changing. मास आपका चेंज होता रहता है, स्टेजेस जैसे जैसे इंक्रीज होती हैं. अगर आपके पास एक रॉकेट है तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट मासेस होते हैं. टोटल मास आपका पूरा होता है, एक स्टेज कवर होती है तो ये पहले वाला मास हटा देते हैं, सेकंड स्टेज होती है तो ये हटा देते हैं और लास्ट में बच जाता है ये. सो एट एवरी स्टेज द मास in case of rocket is different, so F is equal to ma is not applicable for the case of rocket. तो रॉकेट के केस के लिए ये पॉसिबल, ये फिजिबल नहीं है. अगला क्वेश्चन है आपके पास रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन. दैट इज वेरी इजी वन ना. क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन. भाई क्या होता है, फोर्स और एक्सेलरेशन का रेशियो किसके बराबर होता है? दैट इज मास. नंबर 1, अगर आंसर मास आया हो, कई बार ये पूछा जाता है रेशियो फोर्स और नीचे ऑप्शंस में मास नहीं होता और ऑप्शन में क्या होता है, मेजर ऑफ इनर्शिया. आंसर में ये पार्ट होता है, मास वाला जो ऑप्शन है वो मिस होता है. सो देन यू हैव टू गो फॉर द मेजर ऑफ इनर्शिया. तो फर्स्ट लॉ ये भी कहता है कि इनर्शिया जितना होगा मास भी उसी हिसाब से चेंज करेगा. ठीक है भाई, ये आपके पास केस आ गया. अब आपके पास अगला क्वेश्चन जो है वो आपका एक न्यूमेरिकल केस लेते हैं. अब बॉडी है, आपके पास एक क्वेश्चन है कि ये बॉडी का मास है 2 किलोग्राम, मूव्स विद एन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. द चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड. आपने क्या निकालना है, चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकेंड आपने क्या निकालनी है. सो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड. भाई आपको यहां पे कोई फॉर्मूला लगाना है क्या? यहां फॉर्मूला लगाने की तो जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि भाई 1 सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम जो होती है वो ही तो होती है फोर्स. सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया. तो मास इनटू एक्सेलरेशन ही तो होता है. 2 into 3 6 किलोग्राम इसका आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आ गया आपका. सो दैट इज गोइंग टू बी योर 6 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड. ठीक है, पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका केस आ गया. तो ये समझ आ गया आपको. भाई कभी भी पूछा जाए चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, सो चेंज इन मोमेंटम, ये देखिए फोर्स किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. दिस इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट है इसका. तो इतना किलोग्राम इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 1 सेकंड में जितनी वैल्यू आती है, पर सेकंड में जितनी वैल्यू आती है, वही वैल्यू यहाँ पे डिपिक्ट होती है. ठीक है भाई, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है आपके लेक्चर के बेस पे. नेक्स्ट लेक्चर भी हम यहाँ पे लेंगे. नेक्स्ट लेक्चर, तब तक आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी स्क्रीन पे मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरा वेब एड्रेस है, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं मुझे. सो नो इशू, यू आर वेलकम. थैंक यू वेरी मच. हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड. गुड बाय. Enjoy NEET's physics classes by Dr. Dushyant. Thank you. Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.